गुड मॉर्निंग, वेलकम डियर स्टूडेंट। हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं नीति शतकम का। नीति शतकम के 13वें श्लोक को इसमें हम पढ़ेंगे। हमने अभी पुरानी वीडियो में 11वां और 12वां श्लोक पढ़ा और उसके पश्चात हम 13वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इस श्लोक को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। प्रस्तुत श्लोक में थोड़ा सा हम प्रसंग के ऊपर चर्चा करें तो जो पुराना श्लोक था उसमें अब कवि के द्वारा बताया गया था कि संगीत, साहित्य और कला से शून्य व्यक्ति साक्षात पशु के समान है। और ये जो श्लोक है इसमें विद्या विद्या विहीन जन पशुवत भवति इति, यानी जो विद्या से विहीन व्यक्ति है वो पशु के समान है, उसी क्रम को बढ़ाया गया है। तो देखिए, हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्यु लोके भुवि भारभूतः मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति ही। तो इसका अन्वय हम करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि ये शाम विद्या न तपो न दानम न शीलम न गुणो न धर्मो न ते मृत्युलोके भुवि भारभूतः मनुष्य रूपेण मृगाचरंती ही। तो इसका शब्द से अर्थ देखते हैं कि ये शाम यानी जिन लोगों के पास में विद्या यानी शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तपस्या तपो न और तपस्या नहीं है, दानम न दान नहीं करते हैं, ज्ञानम न और विवेक या ज्ञान नहीं है, शीलम न और जिनके पास सद स्वभाव या सदा आचरण नहीं है, गुणों न और दया दाक्षिण्य आदि गुण नहीं है, धर्मों न और जो धर्मपरायण नहीं है, ते वे ऐसे व्यक्ति ही मृत्यु लोके मानव लोक में भुवि यानी पृथ्वी पर भारभूता भार स्वरूप होते हैं, मनुष्य रूपेण मनुष्य के रूप में मृगा यानी पशु चरंती चरंती यानी विचरण करते हैं। तो इसका हिंदी अर्थ हम देखते हैं कि जिन मनुष्यों में ना तो विद्या है, न दान है, ना तप है, ना शील है, ना गुण है और ना ही धर्म है, वे इस मरणशील संसार में भार स्वरूप हैं। जो मनुष्य पशु की भांति निरर्थक विचारण करते रहते हैं, निरंतर विचरण करते रहते हैं। तो विद्या आदि से रहित, इसकी व्याख्या हम करते हैं कि विद्या आदि से रहित मनुष्य वस्तुतः मनुष्य होकर भी पशु के समान होता है। मनुष्य का रूप धारण करने पर भी उसका आचरण पशुओं के तुल्य ही रहता है। ऐसा व्यक्ति इस पृथ्वी पर भार स्वरूप ही है। इसलिए मनुष्य कोटि में रहने के लिए विद्या आदि का अर्जन करना आवश्यक है। अर्थात मनुष्य को विद्याशील, दानशील, ज्ञानशील और धर्मपरायण होना आवश्यक है। छंद इसमें उपजाति है और रूपक अलंकार इस श्लोक में है। अब आगे देखिए, हम 14वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। इसमें वरम पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम वनचरैः सह न मूर्ख जन संपर्क सुरेंद्र भवनेष्यपि। तो मूर्ख जन के साथ संपर्क नहीं करना चाहिए, कवि ने यहाँ पर ये निर्दिष्ट करा है। इसका अन्वय देखिए, वने चरैः से वने चरैः से पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम वरम किंतु सुरेंद्र भवने अपि ही मूर्ख जन संपर्क न अस्ति ही। वनचरैः वनवासी कोल भीलों के सह यानी साथ में, पर्वत दुर्गेशु पर्वत के दुर्गम स्थानों में, भ्रांतम भटकना भ्रमण करना, वरम यानी श्रेष्ठ है, किंतु सुरेंद्र भवनेशु इंद्र के भवनों में भी मूर्ख जन संपर्क मूर्ख व्यक्ति के संसर्ग होना वरम नहीं, अच्छा नहीं है। न वरम यानी अच्छा नहीं है। यहाँ पर कवि के द्वारा मूर्ख जन के साथ हमें संपर्क नहीं रखना चाहिए, चाहे वो इंद्र के भवनों में उसके साथ निवास करने का मौका हमें मिले, पर वो मौका हमें नहीं लेना चाहिए। तो ये ही बात स्पष्ट करिए। इसका एक बार हिंदी अनुवाद देखते हैं कि जंगलों में विचरण करने वाले कोल भील आदि के साथ पहाड़ों के दुर्गम स्थानों में भटकना कहीं अच्छा है, परंतु मूर्ख जनों के साथ इंद्र के प्रसादों में या भवनों में रहना अच्छा नहीं है। मूर्ख लोगों के संसर्ग से बुरा प्रभाव पड़ता है और अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मूर्ख जनों के संसर्ग की अपेक्षा दुर्गम स्थानों पर भटकना अच्छा है, परंतु मूर्ख के महलों में पहुंचकर मूर्ख का संपर्क अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर कवि के द्वारा मूर्ख
के साथ में व्यवहार नहीं रखना चाहिए। और हम बार बार एक बात को पुनः रिपीट करते हैं कि मूर्ख यहाँ पर अज्ञानी को नहीं कहा गया है, मूर्ख यहाँ पर कहा गया है जो व्यक्ति में थोड़ा ज्ञान है और अपने आप को ज्ञानी समझता है। तो ज्ञान दुर्विलिप्तम, जिसको थोड़ा सा ज्ञान है और अपने आप को ज्ञानी समझता है, तो ऐसे व्यक्ति को समझाया जाना आसान नहीं है, अर्थात ऐसा व्यक्ति ही मूर्ख व्यक्ति की श्रेणी में आता है। तो कवि ने यहाँ पर ऐसे मूर्ख लोगों से बचने के लिए संकेत किया है। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद। इन दो श्लोकों का अध्ययन ही हम आज के व्याख्यान में करेंगे। थोड़ी चर्चा हम इस पर करेंगे कि हमारे इस नीति शतकम में किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें से आपके जो व्याख्याएं आएंगी, श्लोक आपको दे दिया जाएगा और उसकी व्याख्या हमें करनी है। तो पहले हमें उसका प्रसंग लिखना है, उसका अन्वय अगर आप के लिए इजी हो तो अन्वय करिए, अन्वय नहीं तो अन्वय के हिसाब से हमें उसका अर्थ करना है। तो दो चीज़ें हमें मेन करनी है। हमसे जो इसमें पूछा जाएगा वो सप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी। तो सप्रसंग व्याख्या में पहले प्रसंग, उसके बाद अनुवाद और उसके पश्चात हम उसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या यानी हमने जो अनुवाद करा है, अनुवाद शब्द से होता है, और व्याख्या में हम जो हमारा श्लोक होता है उसको स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करते हैं कि इसमें इस बात का मतलब क्या है। जैसे यहाँ पर कवि ने जो अभी हमने श्लोक पढ़ा, इसमें बताया कि इंद्र के महलों में रहना भी अच्छा नहीं है, अर्थात तो हमें इसको क्लियर करना है कि हमें सज्जन व्यक्तियों का साथ चाहे जंगल में मिले तो हमें सज्जन व्यक्ति का साथ ही चूज करना चाहिए, और जंगल में ही रहना हालांकि दूभर है, कठिन है, लेकिन उसको हमें प्राथमिकता देनी चाहिए, ना कि मूर्ख के साथ में इंद्र के महलों में निवास करने की हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें प्राथमिकता सज्जनों की संगति को ही देनी चाहिए। तो इस चीज़ को हमें क्लियर कर कर समझाना है। और उसके बाद में जैसे विशेष जो लिखेंगे हम, उसमें हमें इसमें कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, और जो भी व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। और तीसरी चीज़ इसमें जो हमें पूछे जाएंगे, एक सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य प्रश्न में पूछा जाएगा जैसे कि मूर्ख पद्धति, भर्तहरि द्वारा विरचित नीति शतकम में जो मूर्ख पद्धति है उस पर विस्तार से लेख लिखिए या उसका उल्लेख करिए। तो उसमें हमें संस्कृत के श्लोक, कुछ श्लोकों को देते हुए और हिंदी में ही हमें अपना, हमने जो मूर्ख के बारे में पढ़ा उसका सार हमें उसमें स्पष्ट करना होगा। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, इस तरह के क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाएंगे। तो ये यहाँ आप स्पष्ट कर लें कि व्याख्या और प्रश्न दो ही चीज़ें हमें इसमें पूछी जाएंगी। तो हमें ध्यानपूर्वक प्रत्येक वीडियो को पढ़ना है, क्योंकि हम क्रम से चल रहे हैं, कोई भी श्लोक हम छोड़ नहीं रहे हैं। तो आपकी तारतम्यता बनी रहे, आपको समझ आता रहे, तो उसके लिए लगातार आप प्रत्येक यूट्यूब चैनल जो आपका है या आपका व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें सब लिंक आपको अवेलेबल हैं, उनको देखते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।